आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। 2019 इंतखाबात की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां चुनावी मूड में आ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इलाकाई पार्टियां भी हाथ पैर मारने लगी हैं। यानी हर पार्टी की निगाह अब 2019 इंतखाबात पर है। ऐसे में वोटर्स को रिझाने और रागिब करने के लिए सियासी वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। समाज के तमाम तबकात के साथ ही साथ तमाम पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। खासकर कांग्रेस का रिवायती वोट कहे जाने वाले मुस्लिम समाज की याद एक बार फिर कांग्रेस को शिद्दत के साथ सताने लगी है। इंतखाबी मंशूर की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस नुमाइंदों ने मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात की। मुस्लिम दानिश्वरों ने कांग्रेस को माजी की गलतियों को याद दिलाते हुए चंद मुफीद मशवरे भी दिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को मुसलमानों की याद क्यों आती है, या नर्म हिंदुत्व का टैग लगने के बाद अब कांग्रेस मुसलमानों को मनाने की कोशिश कर रही है। इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इशू पर हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के ज़रिए एहतमाम 5 स्टार सूर्या होटल में अवामी आवाज के उन्वान से मुस्लिम दानिश्वरों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियतों की फलाह बहबूद और इंतजामी इस्लाहात के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें कांग्रेस की जानिब से साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद और कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के रुकन सचिन राव ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और मुस्लिम दानिश्वरों से हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल सुने। मुस्लिम दानिश्वरों में साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी, ज़कात फाउंडेशन के सदर डॉक्टर जफर महमूद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजलिस आमला के रुकन कमाल फारूकी समेत मुतअद्दिद माहिरीन तालीम, समाजी कारकुनों, सहाफियों और वकीलों ने मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर रोशनी डाली। मुस्लिम दानिश्वरों की जानिब से सवाल उठाया गया कि आखिर कांग्रेस नर्म हिंदुत्व की राह क्यों इख्तियार कर रही है। यूपीए के दौरे इक़्तिदार में इसदाद फ़िरक़ावाराना कानून क्यों नहीं बनाया गया। मुस्लिम दानिश्वरों ने कांग्रेस से पूछा कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबलियों तक मुस्लिम नुमाइंदों की कमी है, क्योंकि हदबंदी कमीशन ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की थी, जिसकी निशानदही सच्चर कमेटी ने भी की थी। लेकिन आपकी हुकूमत ने नया कमीशन क्यों नहीं बनाया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को क्यों नहीं नाफिज किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई, वगैरह वगैरह। इस तरह मुस्लिम दानिश्वरों ने कई चुभते हुए सवालात के साथ साथ कुछ मामलों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की पजीराई भी की और कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के अंदर खौफ दूर करे और गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आईन ने जो मुसलमानों को हुकूक दिए हैं सिर्फ उसे पूरा करे तो मुसलमानों के लिए काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मिशन 2019 कह लें या यूं कहें कि 2019 चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियों की नजर वोट बैंक पर लगी हुई है। अलग अलग तबकात, समाज के अलग अलग जो सेक्टर हैं, उनको किस तरह से रिझाया जाए, उनको किस तरह से अपने पाले में किया जाए, यही तगोदो तमाम सियासी पार्टियों की चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने भी अभी से तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस अब मुसलमानों को एक तरह से रिझाने की कोशिश कर रही है। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ जफर महमूद साहब हैं, जो कि सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। इनके अलावा ख्वाजा इफ्तिखार साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़ियानिगार हैं। जयराम विप्लव हैं, बीजेपी लीडर। महेश तपासे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के। और अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। और कुछ देर में मीम अफजल साहब भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का हम इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जफर महमूद साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि कल कांग्रेस के लीडरान के साथ मुस्लिम दानिश्वरों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत से मशवरे दिए गए, बहुत सी बातें हुई। क्या कुछ उस मीटिंग से निकल कर आया? मैं आपको ये अर्ज करूं कि जब मेरे पास ये फ़ोन आया इनवाइट करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम के लिए, तो मुझे 2013 का जून की 29 तारीख याद आ गई, जब गुजरात में अहमदाबाद में गांधीनगर में इसी तरह का प्रोग्राम हुआ था नरेंद्र मोदी साहब के बिहाफ के ऊपर, और वहाँ भी मुझे बुलाया गया था। और वहाँ मैं गया था, वहाँ भी मैंने प्रेजेंटेशन किया था। और जो बातें मैंने, अफसोस की बात यह है
कि कल जो बातें रखी आप जिस मीटिंग की जिक्र कर रहे हैं उसमें वही सब बातें वहां भी रखी थी, लेकिन उस पर अमल पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने ये याद दिलाया था सलमान खुर्शीद साहब को कि 2014 में इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने फिर इसी तरह की एक मीटिंग बुलाई थी। अच्छा। और उसमें मैंने बात, राहुल गांधी साहब खुद मौजूद थे उसके अंदर, और राहुल गांधी के आने से पहले मैंने उन लोगों को, सलमान साहब को, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह को ब्रीफ कर दिया था कि जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है सच्चर कमेटी का, जिससे वाकई फायदा हो रहा है मुसलमानों का 150 साल तक, वो ये है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है गवर्नेंस में, हुक्मरानी में जो कमी है, किल्लत है, फुकदान है मुसलमानों की नुमाइंदगी का, वो इस वजह से है कि जो मुस्लिम प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बिल्कुल वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, जबकि डिलिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 91C ये कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होनी चाहिए जहां शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी परसेंटेज हो स्टेट में। तो उसको न मान करके ये होता चला आ रहा है पिछले 52 से लेकर के अब तक बराबर, और उसकी मिसालें भी सब सच्चर कमेटी ने बताई थी, और अब तो हमने पूरे मुल्क का जोड़ लिया है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सारे डेटा। तो इसको मैंने उनसे कहा था कि उस वक्त राहुल गांधी ने सुन के आपसे पूछा था, सलमान खुर्शीद साहब से, तो आपने कहा था कि हाँ ये बात सही है, ये हमारी पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई इस काम को। हालांकि 7 साल हो गए थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए उस वक्त, तो अब ये होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसको मैनिफेस्टो में डालिए, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्टो में उस वक्त भी नहीं आया। तो वही 5 साल गुजर गए, और इसी बीच में नरेंद्र मोदी साहब को भी हमने प्रेजेंटेशन वही सब किया और उनको खतूत भी लिखे, कोई जवाब तो खैर आया नहीं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने कहा कि भाई वही चीज़ हम आपके सामने फिर लेकर के आए हैं, आप इसीलिए पहले हारे थे, तो अब आप बराए मेहरबानी अगर जीतना चाहते हैं तो जो सच्चे काम है मुसलमानों के, वाकई जिनसे उनको फ़ायदा होना है, देरपा फ़ायदा होना है, सदियों तक फ़ायदा होते रहना है, फ़ायदा क्या, उनका जस्टिफिकेशन ये है कि उनके खिलाफ जो हक तलफी हो रही है, उनका जो हक मारा जा रहा है वो हक ना मारा जाए, कानून के अकॉर्डिंग टू कानून काम किया जाए, वो नहीं हो रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी जो हुकूक दस्तूर में दिए गए कम से कम वो तो दिए जाएं। हाँ, कम से कम वो दिए जाएं, लेकिन वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि आप उनका हक मार रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की तो सीटें रिजर्व हैं, वो तो उनको मिलेंगी ही मिलेंगी जितनी उनकी सीटें हैं, लेकिन कानून के हिसाब से चलिए, जो कह रहे हैं उनका भी इसी में फायदा है, और कानून भी ये कह रहा है कि जहां सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है वो सीटें रिजर्व करिए ना। आप ये करते हैं कि जहां पर शेड्यूल कास्ट बहुत कम है, 1-2% है, लेकिन मुसलमान 50%, 55%, 60% है, वो आप रिजर्व कर देते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ये वजह है मुस्लिम नुमाइंदगी का फुकदान लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में और वार्ड्स में लोअर लेवल के ऊपर। और शायद यही बड़ी वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप भी एक तरह से घटती जा रही है और उसकी भी फिक्र पार्टियों को होनी चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं इससे पहले जो बातें जफर महमूद साहब ने रखी उस पर कुछ दूसरी पार्टियों का रिएक्शन ले लें। हालांकि कांग्रेस से मुझे रिएक्शन लेना चाहिए था, मीम अफजल साहब कुछ लेट हैं, कुछ देर में ही हमारे साथ वो जुड़ेंगे। दूसरी पार्टियों से रिएक्शन लेकर मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आऊंगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या वाकई में जिस तरह से जफर महमूद साहब कह रहे थे कि भाई 2013 में भी इस तरह की मीटिंगें हुई और मीटिंग के बाद जो वादे किए गए वो वादे एक तरह से वफा नहीं हुए, क्या वाकई में सियासी पार्टियों की कहनी और करनी में फर्क होता है क्या, कि भाई वादे तो किए जाते हैं कि ठीक है, जब चुनाव आता है तब मुसलमानों की याद आती है कि ठीक है आपके जो आपके मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें फरामोश कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, देखिए अमूमन यही होता है, जैसा जफर महमूद साहब कह रहे हैं कि चुनावों से पहले इस तरह की मीटिंग होती है और चुनावों के बाद, चाहे चुनाव हार जाएं या चुनाव जीत जाएं, उसके बाद मैं समझता हूं कि इन इश्यूज को भुला दिया जाता है। और यही वजह है कि इतने सालों में आज मुसलमानों की हालत यह हुई, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज नहीं आई है बल्कि सालों हो गए, और उसके बाद भी एक खास पॉलिटिकल पार्टी इस देश पर रूल करती रही। जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उन्होंने कहा कि हमने कुछ रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन जैसा अभी जफर महमूद साहब ने बताया कि सबसे जरूरी जो रिकमेंडेशन है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का है, क्योंकि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, तब तक मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल बायस होता है सिस्टम के अंदर, और वो इंस्टीट्यूशनल बायस तभी दूर किया जा सकता है जब
रिप्रेजेंटेशन हो उस समुदाय का जिसके खिलाफ वो इंस्टीट्यूशनल बायस है। तो बहुत अच्छी बात जफर महमूद साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन साल दर साल कम होता चला गया है। और आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखिए कि जिस तरह की राजनीति आज देश के अंदर चल रही है, उस राजनीति के तहत सभी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं ये कर रही हैं कि मुस्लिम चेहरों को पीछे रखा जाए और उनके इश्यूज को बहुत ज्यादा ना उठाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का ये शायद मानना है कि अगर ये इश्यूज उठाए जाते हैं तो जिस तरह की राजनीति आज चल रही है उस राजनीति में नुकसान होगा। तो अभी जो 5 प्रदेशों के चुनाव आपने देखे हैं उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम इश्यूज उनमें नहीं उठाए गए। वो एक खास वजह की जो राजनीति आज जिस देश के अंदर चल रही है उसकी वजह से। तो मेरा साफ मानना है कि सिर्फ मीटिंग्स ही ना हो, बल्कि इन मीटिंग्स के बाद जो रिकमेंडेशन आती हैं या जो सजेशन आती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है, आगे भी देते रहेंगे, और जो भी कम्युनिटी से जो इश्यू जुड़े हुए हैं उनको हमने वक्तन फवक्तन उठाया है। इस लिहाज में हमने काम भी किया है और आगे भी करेंगे। ठीक है महेश तपासे, बहुत मुख्तसर में आपसे भी हम जानना चाहेंगे एनसीपी की अगर हम बात कर लें समाजवादी की पार्टी की तरफ से कि भाई मुसलमानों से पार्टियां दूर क्यों होती जा रही हैं, मुसलमानों को आखिर क्यों भूला जा रहा है, और जब चुनाव आते हैं तो तमाम पार्टियों को मुसलमानों की ही याद आती है। नहीं, ये आरोप मैं नहीं मानूंगा कि मुसलमानों को राजनीति में भूला जा रहा है। लेकिन एक बात सही है कि आज के दौर में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करना चाहिए उस प्रकार का काम आज सरकार में नहीं दिख रहा। कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार जब थी तब हमने हर तरीके से अल्पसंख्यक भाइयों को, बहनों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हर मुकम्मल कोशिश हमने की, लेकिन आज उस प्रकार की कोशिश यहाँ पे नहीं दिख रही और ये काफी निंदनीय है। बिल्कुल जयराम विप्लव जी, जो महेश तपासे भी कह रहे थे कि भाई जिस तरह से माइनॉरिटीज या खासतौर से मुसलमानों के लिए जो काम होना चाहिए था, या जो पीएम मोदी जी का नारा कि भाई सबका साथ सबका विकास, वो तल पर एक तरह से नजर नहीं आ रहा है, मायूस है कहीं ना कहीं मुसलमान। देखिए, इससे पहले 2 साहब बात कर रहे थे जी। मैं 4 मुख्य रूप से अभी तक जितना मैंने सुना उस पर 4 बातें रखना चाह रहा हूं जी। पहली चीज तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के जिस प्रकार की बातें की, दलित रिजर्वेशन वाली सीटों को लेकर, तो वो एक प्रकार से जो देश में इन दिनों दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ की बातें चल रही थी उसकी पोल खोलती है। दूसरी चीज, ये जो तथाकथित मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे आज राहुल गांधी जी से मिल रहे थे, ये मुस्लिम समाज के लिए असली खतरा और असली दुश्मन यही लोग हैं जो गलत चीजों पर जाकर के अपनी मांग रखते हैं। इन्हें मांग रखनी चाहिए थी मुस्लिम समुदाय कैसे शिक्षित हो, मुस्लिम युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले। और किनसे मांग रख रहे हैं? जो लोग 70 साल तक मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में केवल और केवल इस्तेमाल करते रहे, केवल नारा दिया कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। ये सच्चर आयोग से लेकर के रंगनाथ मिश्र आयोग तक की रिपोर्टें इन्हीं कांग्रेस और राहुल गांधी जी के खानदान की नाकामियों को गिनाने वाली हैं। लेकिन ये कुछ प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं और राहुल गांधी से ही मांग करके एक डील करते हैं। किस प्रकार की डील है ये? हमारे देश में किस प्रकार का चुनावी माहौल तैयार करना चाहते हैं जहां केवल मजहबी आधार पर कुछ नुमाइंदों को नहीं। जयराम विप्लव, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने खुद मुस्लिम कुछ मुसलमानों को, कुछ मुस्लिम एक डेलीगेशन था जिनको बुलाया था, कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी है उसने खुद बुलाया था इन लोगों को। ये लोग कांग्रेस कमेटी के पास गए नहीं थे। ये आप भी समझते हैं, ये हम नहीं, हम भी राजनीति में हैं, आप भी सर बहुत लंबे समय से इन चीजों को कवर करते हैं, आपको भी मालूम है कैसे चीजें प्लान की जाती हैं। ये नुमाइंदे जो है ये बार बार आप देख लीजिए, कांग्रेस ने वर्षों से केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है,
और वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों को शिक्षा और रोजगार देने के लिए उन्होंने किया? उनको अगर इतना ही दर्द था तो 70 वर्षों का मौका कम नहीं होता। साल दर साल मुसलमानों ने उनके लिए वोट किया है, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? बदले में सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिकमेंडेशन। 10 साल यूपीए में रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है, लेकिन आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है। और आप पूछ रहे थे क्या किया? अरे सीखो और कमाओ, हुनर और उस्ताद जैसी योजनाएं, कन्याओं को जो अपनी बच्चियां मुस्लिम समाज की जो स्नातक करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, उनको 51,000 रुपये का छात्रवृत्ति, युवाओं जयराम विप्लव आपने सब कुछ दिया, ये स्कीमें मत गिनाइए। जयराम विप्लव ये स्कीमें मत गिनाइए। आपने मुस्लिम लीडरशिप छीन ली ना, योजनाएं आपने मुस्लिम लीडरशिप छीन ली। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके चुनाव में नहीं होते हैं। हमने छीन ली मुस्लिम लीडरशिप। अरे 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस देश में मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उनको नेतृत्व नहीं दिया, वो सवाल आप उनसे पूछिए। और नेतृत्व की जहां तक बात है, हमारे पार्टी में आज शहनवाज हुसैन जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, नजमा हेपतुल्ला जी, ऐसे अनेकों लोग हैं जो हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मीम अफजल साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। मीम अफजल साहब, क्योंकि डिबेट पहले शुरू हो गया, आप थोड़ा सा लेट हो गए हमारे साथ जुड़ने में। आज हमारा डिबेट इसी इशू पर है कि कल कुछ मुस्लिम दानिश्वरों से कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के लीडरान ने मुलाकात, मेंबरान ने मुलाकात की थी। अब सवाल यह उठता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को मुसलमानों की याद सताती है, और अब फिर मुसलमान 2019 से पहले कांग्रेस को याद आ रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस जो है वो एक मखसूस वक्त में मुसलमानों को याद करती है। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर सबकी राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो मुसलमान, दलित, पिछड़ा वर्ग, अपर कास्ट, तमाम लोगों के साथ खड़ी होती है और हर मौके पर खड़ी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनसे पूछिए ये कौन सी राजनीति करते हैं। इन्होंने अब तक जो पूरे 4.5 साल राज किया है उसमें एक चीज़ मुसलमानों को दी है, और वो है बदनामी। उनको इस देश के अंदर विलन बना करके इन्होंने पेश किया है, विलन बना करके खड़ा कर दिया है, और उनको यह हाल कर दिया है कि कोई आज मुसलमान का नाम नहीं ले सकता। मुझे हैरत है आपने मुसलमान के नाम पर डिबेट कैसे रख लिया आज, वरना ये डिबेट तो यहाँ पर देश में होनी ही बंद हो गई है। मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया जा सकता है, और जो लेता है उसको ले जाकर के पाकिस्तानी बता देते हैं, उसको कश्मीरी आतंकवाद बता देते हैं, उसको कुछ और बता देते हैं। ये बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि 3 तलाक के ऊपर इनको दिलचस्पी है क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूरे मुसलमानों को विलन बना करके पेश करना, और दूसरी तरफ मुस्लिम औरतों की बात करना कि साहब हम उनके राइट्स की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अगर राइट्स की बात करनी है तो दूसरे भी तो राइट्स हैं, उनके बच्चों को भी तो नौकरियां चाहिए। उसके लिए आप जरा मुझे बता दें, आपके पास कोई आंकड़ा हो तो बता दें कि कितने लोगों का अकोमोडेट किया। अपनी पार्टी में जीरो है। कल 2 आदमियों के नाम ले दिए, मीटिंग थी मुस्लिम दानिश्वरों ने साफ तौर से कांग्रेस लीडरान, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब भी थे, सचिन राव जी थे, उनमें मुस्लिम दानिश्वरों ने साफ साफ कहा कि भाई पिछले 10 साल आपकी हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए थे। क्योंकि डिबेट हमने जफर महमूद साहब से शुरू किया था, उन्होंने भी यही बात कही कि कांग्रेस को हमने यही कहा है कि भाई पिछली बार आपने वादे किए थे, पूरे नहीं किए, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस वादे मुसलमानों से करती है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन वादे वफा नहीं करती है। मीम अफजल साहब, कितनी सच्चाई आप पाते हैं, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के? देखिए, हमारे नजदीक ना मुसलमान कोई वोट बैंक है, जी, ना तो हमारे लिए कोई मुसलमान वोट बैंक है, ना दलित वोट बैंक है, और ना ही कोई हिंदू वोट बैंक है, और ना ही कोई सिख ईसाई वोट बैंक है। हम इस देश के अंदर तमाम तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और उनको हिस्सेदारी की करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, इनसे पूछिए 400 में कितने टिकट दिए थे इन्होंने,
उत्तर प्रदेश जहां पर नहीं, तो अब मीम अफजल साहब अब कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला आप क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम लोग क्या हम ये देख करके नहीं देते? चलिए, सही बात है, सही बात कह रहे हैं आप, कौन किस जाति कि मुकाबला ही नहीं है, वाकई मुकाबला नहीं है, अरे वाकई मुकाबला नहीं है। 25 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। नहीं, आपको वैसे मतलब बहुत याद आता है, अलग अलग फिरकों की बात। अरे हुजूर, 125 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, मैं 15 करोड़ की बात कर रहा हूँ, वो 15 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं 15 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 125 की नहीं कर रहा हूँ, जो आपके एजेंडे में कहीं है ही नहीं। अरे थोड़ा अपने इतिहास को झांक लीजिए, किस प्रकार से तुष्टीकरण की सियासत आपने की है। हमारे इतिहास नहीं, अपने इतिहास में जाइए। कह रहे हैं ना कि ये लीडरशिप 1925 से आपका इतिहास जानते हैं, हम बताने की जरूरत नहीं है, आप तो बच्चे हैं। इन मुद्दों पर आपने की, सुनिए 1947 से आगे की बात। आपका 125 साल से क्या एजेंडा है? महात्मा गांधी 125 साल से आपका क्या एजेंडा है? हम बताने की जरूरत है क्या? सामने लेकर के आ ही रहे। 125 साल का इतिहास बताऊं आपका? डेवलपमेंट आपका एजेंडा है। हाँ, आपका एजेंडा है। अंग्रेजों की आपने मुखबिरी की, ये आपका एजेंडा है। इतिहास देख लीजिए, आपने इस देश के अंदर बाबा आपके बहुत बड़े नेता थे, तुष्टीकरण करते हैं। आज जिस प्रकार से 3 तलाक को लेकर के आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? ये किन आप क्या करते हैं? समाज को उलझा रहे हैं। आप क्या करते हैं? उनके शिक्षा, रोजगार, अरे हमें गाली देने से आप दूध के धुले हुए हो जाएंगे क्या? कहा कि हमने पेंट किया। अरे सर, 70 सालों तक आपने मुस्लिमों को केवल और केवल, आप क्यों आंसू बहाते हैं जब किसी बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन, और आपने क्या किया? अटल जी की सरकार में क्या दे दिया और अब क्या दे दिया आपने 4.5 साल में? वो गिनवा दें। अरे सर, आप 4.5 साल में क्या दे दिया वो गिनवा दें। सोनिया गांधी अलावा इसके के नफरत फैलाते हो आप, इसके अलावा कोई दूसरा काम है आपको? बटला हाउस कांड के आरोपियों को, अरे आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हो, इसके अलावा कोई काम है आपको? आप क्यों उनको पेंट कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं? पूरा मुस्लिम समाज। अरे यार, मुसलमान का नाम आपके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है। आप उनको तुष्टीकरण केवल अभी विश्व हिंदू परिषद वगैरह सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्या मुसलमान की बात कर रहे हो? करके देखना उनको। आपको मुसलमान का नाम लेने की इजाजत नहीं है, आपकी पार्टी की तरफ से इजाजत नहीं है। आप कहाँ डिबेट में आकर बैठ गए? विप्लव, आपकी बात पूरी हो गई। मीम अफजल साहब, आपके पास फिर मैं लौट कर आऊंगा। शाम तक इस देश में राज करने का ख्वाब देख रहे हो आप, भूल जाओ इसको। ठीक है मीम अफजल साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। आपने किया है आरएसएस और भाजपा का भय दिखा करके केवल मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है। विप्लव, आपकी बात पूरी हो गई। विप्लव, दूसरे आरएसएस तो बहुत ही जबरदस्त हमदर्द है मुसलमानों की। आरएसएस ने तो आज तक सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया है। ठीक है, हिंदू भाई मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, मैं आता हूं आपके पास। मीम अफजल साहब, बताने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं। हमने ख्वाजा इफ्तिखार साहब किया है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, कांग्रेस 2019 से पहले अब एक तरह से गहमा गहमी चुनाव की शुरू हो गई है और अब मुसलमानों के मसाइल कांग्रेस पूछ रही कि भाई अपने मैनिफेस्टो में, मंशूर में मुसलमानों के क्या कुछ जो मसाइल हैं वो शामिल किए जाएं। यानी एक बार फिर से कांग्रेस मुसलमानों की तरफ लौटती नजर आ रही है। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बिल्कुल। काफी बातें हो गई हैं जी। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स में यकीन रखता है। हमें हकीकत को और ज़मीनी हकीकत को देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये तुष्टीकरण का जो ये लफ्ज़ है जिसको उर्दू में मुँह भराई कहा जाता है जी, ये सब इस्तेमाल करते हैं। सही। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की मुँह भराई करती है, ठीक है, और दूसरी जमातें और लोगों की मुँह भराई करती है। यानी एक मुंह भराई का निजाम हमारे मुल्क में मौजूद है। तो मुंह भराई कोई मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, असल मुद्दे की तरफ आइए। देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जो कुछ भी हिंदुस्तान में अक़लियतों के लिए बिलउमूम और मुसलमानों के लिए बिलखुसूस हुआ, वो सब कुछ कांग्रेस ने किया, इससे मुझे इनकार नहीं है। जितने भी इदारे बने, चाहे आपके वक्फ बोर्डों का मामला हो, चाहे आपका माइनॉरिटी कमीशन का मामला हो, चाहे हज कमेटी का मामला हो, चाहे दरगाह कमेटी का मामला हो, बहुत सारे इदारे बने, चाहे ये अभी वक्फी कॉरपोरेशन बनी, नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट बना, यानी बहुत सारे इकदाम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी एक हकीकत है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन भी बनी और भी बहुत सारी बातें जिसमें जोड़ी जा सकती हैं। इसी तरीके से
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जहां तक सियासी नुमाइंदगी का ताल्लुक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही में मुसलमानों की हमेशा नुमाइंदगी रही। ये अलग बात है कि हमारी तवक्को ज़्यादा है, लेकिन जब हम उस तवक्को का मुवाजना करते हैं दीगर जमातों के हवाले से तो हमें उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस हो या कोई दूसरी जमात हो, जमहूरियत में जब इंतखाबात आते हैं तो जो वोट बैंक होते हैं या जो भी मुख्तलिफ माशरे के अंदर ऐसी वहदतें होती हैं जिनकी एक वोट की हैसियत से, हिमायत की हैसियत से या मुखालफत की हैसियत से इनकी अपनी एक इंतखाबी वैल्यू होती है, उस तरफ हर सियासी जमात अपना रुख करती है। उसी की ये कड़ी है कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात करके अपने मैनिफेस्टो में क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। जहां तक अच्छा, अब तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, तवक्कुआत के एतबार से अभी हमारे जफर महमूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी उसका ये हिस्सा रहे हैं, उस तमाम मराहिल से ये इनके सामने से वो गुजरे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अमल दरामद के हवाले से हिंदुस्तान के मुसलमान को बीजेपी वो कांग्रेस से शिकायतें हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हमारे आपके समझने की है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो सियासी जमात है जिसके अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान की हैसियत उसकी मिल्कियत में है। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो हम उसके को ओनर्स हैं। बाकी जो सियासी जमातें हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं उसमें हमारी हैसियत जो है वो ऐसे किराएदार की है जिसका किरायानामा भी नहीं होता। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर कांग्रेस से शिकायतें हुई हैं या कांग्रेस की क़यादत से शिकायतें हुई हैं तो उसकी शिकायतें जायज़ हैं, लेकिन आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने दूसरे मुतबादिल इस तरह के मौजूद नहीं हैं जिनके बारे में सोचा जा सके। क्योंकि जो कुछ भी हुआ नुमाइंदगी के हवाले से भी देखिए, चाहे प्रेसिडेंट्स बने, वाइस प्रेसिडेंट्स बने, चीफ जस्टिस बने, यूपीएससी के चेयरमैन बने, गवर्नर्स बने, अमेरिका और रूस जैसे कंट्रीज के अंदर जो है वो सिफारत हमारे सफीर बने, तो जो नुमाइंदगी मिली आज के अगर हम मुआवजा करें। अब आइए बीजेपी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और वो अपॉर्चुनिटी इस तरह मिली कि जब उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ इम्तियाज नहीं बरतेंगे, आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप फिरक़ेवारियत की तरफ नहीं जाएंगे, आप सबको बराबर की हिस्सेदारी देंगे। और हिस्सेदारी का मतलब यह होता है कि तीन चीजें होती हैं, वो गवर्नेंस में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स के अंदर भी होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन और दीगर शोबों में भी होना चाहिए। जब हम उस रिप्रेजेंटेशन के हवाले से देखते हैं तो बातें तो बड़ी अच्छी होती हैं, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो इस कदर कसर के साथ दिया जाता है और इतना कह के दिया जाता है, दिया इतना थोड़ा जाता है और बात इतनी बड़ी की जाती है। भाई जब तक आप अपने दिलों को और अपने दिमाग को नहीं खोलेंगे तब तक ये रास्ते नहीं बनेंगे, पुल नहीं बन सकते। आपने 4.5 साल का मौका मिला, आपने इस मौके को गंवाया, आपने हमें लिंचिंग दी, आपने हमारे लिए हर वक्त हर चीज में आपने हर चीज में हिंदू मुसलमान किया, पूरे मुल्क के अंदर माहौल के अंदर फिरकावारियत फैलाई, एक पूरे माहौल के अंदर एक ऐसी गंदगी और आलूदगी पैदा कर दी कि आज जो है हर बात के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा है। तो ये कौन सा हिंदुस्तान है? बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपकी बात पूरी हो गई। छोटा सा यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मीम अफजल साहब आपके पास भी आएंगे और जितने पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सबके पास आएंगे। जो बातें बड़ी अच्छी बातें ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने कही, इस पर मैं सबका रिएक्शन लूंगा। तो 2019 इंतखाबात की गहमा गहमी एक तरह से शुरू हो चुकी है और अब सियासी पार्टियों की नजर वोट बैंक पर है, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी पार्टियों की नजर है कि किस तरह से इस वोट बैंक को रिझाया जाए। जिसी पर हम बात कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर महमूद साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, हालांकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं ये जरूर निकल कर आया कि भाई जहां पर कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, कुछ कमियां कांग्रेस की तरफ से जरूर रह गईं। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात असेंबली चुनाव के बाद, चाहे कर्नाटक इंतखाबात की बात कर ली या 3 रियासतों में 5 रियासतों में भी जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के ऊपर एक टैग लगा जफर महमूद साहब कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ एक तरह से कांग्रेस बढ़ रही है या उस पर काम कर रही है। मेरा सवाल यह है कि खुशफहमी में कब तक मुब्तला रहेंगे, या जो बातें आपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कही थी कि भाई 2013 में
भी राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग की थी और वहां पर बहुत से वादे किए गए, वादे वो पूरे नहीं हुए थे। अब कैसे देखा जाए, जिस तरह से मुसलमानों को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है, मुसलमानों के मसाइल फिर से सुने जा रहे हैं, फिर से वादे किए जा रहे हैं? ये बातें आपकी सही हैं और मैंने जो बात अर्ज की थी कि 2014 में भी उन्होंने बुलाया था और वो एक्चुअली उस वक्त वादे वो क्या पूरा करते, लेकिन वो इतना कर सकते थे कि मैनिफेस्टो में लिख देते। लेकिन मैनिफेस्टो में जो सबसे अहम बातें थी सच्चर कमेटी की सिफारिश की, वो इस वजह से नहीं लिखी, आप सही फरमा रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी के ऊपर चल पड़े थे जी। लेकिन ये कि अब उसके बाद फिर 5 साल में उनके समझ में इतनी आ गई बात कि देखिए पूरा मुल्क जो है ना वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सा है और जैसा पहले से चल रहा था, आज से 5 साल पहले तक जिस तरह से चल रहा था वैसे ही चलता रहे तो अच्छा है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं, अभी आप 5 रियासतों और 6 और 7 रियासतों की बात कर रहे थे जहां रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं पिछले चंद महीनों के अंदर, और वहाँ जो नताइज निकले हैं तो उसमें निकल करके यही बात आई है। इस पर आप बड़ा गौर करें बराए मेहरबानी कि जितने वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुसलमान मिले हैं, वो तो 10-12% ही मुस्लिम वोट मिले होंगे, बाकी वो तो 85-90% हिंदू वोटों से जीते हैं। तो लिहाजा ये कि इससे ये बात तय हो जाती है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में, जाहिर है ज्यादातर हिंदू हैं, उनमें से भी ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में उनका दिल बिल्कुल सही जगह के ऊपर है, उनका जहन बिल्कुल सही जगह के ऊपर है, वो पूरी बात पूरी तरह समझते हैं। ऐसा है कि अंग्रेजी की जो कहावत है कि यू कैन फूल ए फ्यू पर्सन्स फॉर, लेकिन जफर महमूद साहब फॉर ऑल द टाइम, वो बात समझ में अब आ गई है लोगों के। जफर महमूद साहब, अब सवाल ये उठता है कि ख्वाजा इफ्तिखार साहब अभी ये कह रहे थे कि भाई घूम फिरकर मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ ही एक तरह से जाना पड़ेगा, जिस तरह से माजी में मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया है। लेकिन माजी में बहुत सारी गलतियां भी की हैं, उसे क्या मुसलमान फरामोश कर देंगे? जिसमें अलीगढ़ या जामिया का एक इशू है, डिलिमिटेशन जो आप अभी कह रहे थे 9(1)(c) का मसला हो, या इस तरह से बहुत से इश्यूज हैं जहां पर मुसलमानों को एक बड़ी मतलब कहते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ा कांग्रेस की गलती की वजह से। क्या उन्हें मुसलमान फरामोश करेंगे? नहीं, अभी आप जो कह रहे थे कि जामिया या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कांग्रेस के सिलसिले में वो फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि वो कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। कांग्रेस ने इसकी कोर्ट की हुई गलती को सुधारने की कोशिश की थी। वो तो कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ख़त्म करने का फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट गई थी। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अब गई फिर सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं और हमें वो फैसला मंजूर है नीचे, मतलब नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, लेकिन ये कि उन्हें मतलब मुसलमान अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म होता है तो डिलिमिटेशन जो हदबंदी का मामला था 9(1)(c), ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो इससे मुसलमानों को नुकसान हुआ है, मुस्लिम लीडरशिप को भी नुकसान उठाना पड़ा। ये तो देखिए ऐसा है 1952 से आज तक चला आ रहा है और मैं और आप जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त भी नुकसान चल रहा है। मुस्तकिल प्रोसेस है कि ऐसी सीटों को रिजर्व कर दो या डिलिमिटेशन इस तरह से करो, ऐसी काट छाट कर दो कानून के खिलाफ, रूल्स के खिलाफ जा करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और वार्डों की कि मुस्लिम वोट की अहमियत। तो मेरा सवाल यही है, क्या मुसलमान इस तरह की गलतियां फरामोश कर पाएंगे? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, वो तो तब हो जब आदमी को ये तय करना हो कि मुझे अपने इनकी गलतियां माफ करनी है या अपने को लिंच करवाना है। अगर ये फैसला करना है तब तो आप जानते हैं कि क्या फैसला होना चाहिए। सही। पहली बात ये है कि जान माल का तहफ्फुज पहले है या ये जो हदबंदी है ये पहले है। तो मुझे जब मेरी जान महफूज होगी, मेरी इज्जत आबरू महफूज होगी, मेरा अकीदा महफूज होगा, मेरी तहजीब तमद्दुन जुबान महफूज होगी, सकावत महफूज होगी, तब तो मैं कुछ आगे का सोचूंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। विप्लव जी, आप कुछ रिएक्शन दे रहे हैं इस पर? जयराम विप्लव। देखिए, सब लोग महफूज हैं। यहाँ पर 2-3 जो जनाब बैठे हैं वो एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं चुनाव के लिए। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की स्थिति बहुत ही खराब है, रंगनाथ मिश्र कमेटी और सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत काम किया है।
तो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी जो बढ़कर के आगे बढ़ चढ़ के करते हैं टेलीविजन डिबेट्स में, अखबारों में, एकेडमिक्स में, वही लोग मुस्लिम समाज को आज गुमराह कर रहे हैं। एक ये दो तरफा बातें किस प्रकार से कर रहे हैं? सीधे सीधे आप भी फतवा ही जारी कर दीजिए कि कांग्रेस को वोट देना है। सर आप सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देने का फतवा ही जारी कर दीजिए। 70 सालों में कहां से कहां पिछड़ गया? 4.5 साल में 4 सालों में आपको डर लग रहा है? 25 मुसलमान थे। इसको आप करिए ना, इसको एक्सप्लेन करिए कैसे हुआ। उन 4.5 साल में 29 लोग लिंच किए गए, उसमें से अरे सर उससे दुगनी संख्या में गौरक्षक के नाम पर और तमाम अच्छा, तो इसके मतलब ये है कि जो 25 लोग मुसलमान मारे गए वो ठीक मारे गए? ऑर्डर का मसला है, किसी का धर्म पूछ के किसी को कोई नहीं मार रहा है। अच्छा, तो कैसे इत्तेफाकन 29 में से 25 मुसलमान थे? नहीं भाई 4.5 अरे सुनिए भाई, 4.5 साल में दो स्टेप बता दीजिए ना भाई। सुनिए 4.5 साल में आप बताइए 2 कदम है जो हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए उठाए। एक बता दीजिए, 2 छोड़िए, चलिए एक बता दीजिए। 1989 में भागलपुर के भाई एक कदम तो बताइए ना, कत्लेआम कर दिया गया। बयानबाजी मत करिए सर, हिमायत का सवाल नहीं है। मेरे कहने से या किसी के कहने से मुसलमान वोट नहीं देते। वोट आदमी अपनी कॉन्शियस से देता है, अपने जमीन के तहत वोट देता है। बात ये हो रही है कि आप होने लगी है। आप बताइए, नहीं हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है विप्लव, देखिए अब नया साल का मौका है, नया साल आने वाला है, अब उस पर इस तरह की बहस मत कीजिए। जो सच्चाई है उसे कबूल कीजिए। मीम अफजल साहब, अब कांग्रेस जो पुरानी गलतियां हैं क्या वाकई में उसे फरामोश करेगी? उन गलतियों को भूलकर अब नए सिरे से मुसलमानों को गले लगाएगी कांग्रेस? बड़ी हंसी की बात है। मीम अफजल साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, विप्लव जी को खास तौर पे कहूंगा जी कि यहाँ पर जफर महमूद साहब बैठे हैं, दूसरे ख्वाजा इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, इनके बारे में इनको शायद मालूम नहीं है। मैं उनको अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार समझता हूँ, और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। उनकी इस बात में कोई गलती नहीं है कि वो कह रहे हैं कांग्रेस से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैं भी मानता हूँ कि जब सरकार चलती है तो सरकार कुछ गलतियाँ करती है और कुछ अच्छे काम करती है। मिसाल के तौर पर आपने बहुत अच्छे काम कुछ किए होंगे 4.5 साल में, लेकिन गलती क्या की आपने कि आपने पूरे देश को ये बताने की कोशिश की कि मेजॉरिटी कम्युनिटी 85% लोग जो हैं उनको डरना चाहिए 15% से, क्योंकि वो लुटेरे हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो गलत काम करते हैं, उनसे सबको खतरा है। लेकिन आप देखिए अभी 3 इलेक्शन हुए और तीनों स्टेट्स में मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, और वहाँ पर आपको करारा जवाब किसने दिया? हमारे इस देश की सेकुलर आबादी ने दिया, जो हिंदू हैं और जो इस देश को हमेशा बचाते आए हैं। देश को इन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया। तो आपसे गलती ये हुई कि आपने नफरत का माहौल पैदा किया। हम उस गलती को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। मुझे किसी भी यहाँ कोई शख्स अगर ये कह रहा है कि कांग्रेस ने बहुत से काम किए हैं, तो ये सब बिल्कुल आया है, सब चीज़ अभी ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेता हूँ। मेरा ये कहना कि हमने कोई काम किया है और ये हमारा मुसलमानों पर एहसान है, बिल्कुल गलत है। हमने मुसलमानों के कोई काम किए या इस देश में दूसरे लोगों के काम किए, वो कोई हमने एहसान नहीं किया, वो हमारी ड्यूटी थी। वही ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन उनकी सरकार बदकिस्मती से इस देश के अंदर भय का माहौल फैलाकर ऐसा, आप मुझे बताइए विप्लव जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी कौन है? 100 करोड़ इस देश के अंदर हिंदू हैं, और हिंदू भाई पैदाइशी हिंदू होता है, कन्वर्टेड नहीं होता। इनके सर्वाइवल 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 साल का नहीं है। उनका सर्वाइवल है हजारों साल का। हजारों साल में इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है, और उसके बाद बाहर के लोग भी आए और यहाँ आकर के रहने लगे, धर्म भी बदले। उसके बावजूद ये आबादी अपनी जगह पर ठहरी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि जब 1000 साल यहाँ पर दूसरों की हुकूमत रही, तब आपकी आबादी के बराबर नहीं हो सके मुसलमान, तो आज जो आप प्रोपेगेंडा करते हो कि मुसलमान जो है
इतने सालों के बाद डबल हो जाएगा और आपके बराबर हो जाएगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा जो आप कर रहे हो, इससे आप देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को डराने का काम कर रहे हो। और माफ कीजिए, मैं इसका दूसरा मानने भी लेता हूँ। इसका मतलब सुन लीजिए विप्लव जी, मैं आपकी बात हाँ जरूर पहले मेरी बात सुन लें। पर्दाफाश मत कीजिए, बहस कीजिए। पर्दाफाश करने वाली बात नहीं, मैं आपका पर्दाफाश नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस देश के हिंदू को अगर आप ये कहते हैं कि आप 15% लोगों से डरो, तो माफ कीजिए, आप इतना गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू का नाम है सहनशीलता का, हिंदू नाम है टॉलरेंस का, हिंदू नाम है अकोमोडेशन का, और आप उसे इंटॉलरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको ये बता रहे हैं कि आप कायर हो, इनसे डरो। अरे आप मुझे बताओ, 15 लोग 85 लोगों को अगर डराएंगे तो क्या वो डरा सकते हैं या कुछ बिगाड़ सकते हैं? मेरा ये मानना है बिल्कुल भी। और एक बात और बता दूं, इतनी बड़ी आबादी का आप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ आप प्रोपेगेंडा कर सकते हो, नफरत फैला सकते हो, और फैला करके वोट की राजनीति कर सकते हो, लेकिन कुछ बिगाड़ने वाला किसी का भी नहीं है। ना हिंदू मुसलमान का कुछ बिगाड़ सकता है, ना मुसलमान हिंदू का कुछ बिगाड़ सकता है। थोड़ा बहुत जो आप देते हैं ना, ये जो अभी हमारे भाई कह रहे थे लिंचिंग, ये लिंचिंग भी वक्ती है सर। हमने ऐसे बहुत से मौके देखे हैं। विनम्रता के साथ जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनाइए। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको बताना चाह रहा हूं। बताइए। आपने बहुत ही खूबसूरती बताइए, मैंने कहा था आपको सुनूंगा मैं। संस्कृति है और हिंदुओं के विषय में जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बातें कही आपने हिंदुओं के बारे में कि हिंदू सहिष्णु है। हिंदुओं ने आगे बढ़ चढ़ के, जब मुस्लिम पहली बार आए तो हिंदू राजाओं ने ही उनको अपने पूजा घर, उनको मस्जिद के रूप में नमाज अदा करने के लिए दिया। तो हमारा दिल तो बहुत बड़ा है सर। भारत का संस्कृति ही जिसकी पहचान रही है सहिष्णुता। तो आप इतना जल्दी अविश्वास कैसे कर लेते हैं उन हिंदुओं पर कि वो किसी के भड़काने पर असहिष्णु हो जाएंगे? के लिए नहीं, आप क्यों इस चीज में आप क्यों शक के दायरे में सर ला रहे हैं हिंदुओं को कि उनका दिल तुरंत छोटा हो जाएगा, वो असहिष्णु हो जाएंगे? और आपने क्या किया है? नहीं, हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। और केवल हिंदू तो आपके कहने में आने वाला नहीं है। उसने तो साबित कर दिया अभी 3 स्टेट्स के अंदर। नहीं, ठीक है। देखिए, हम बात मुसलमानों की कर रहे हैं। नहीं, ठीक है विप्लव जी, बात पूरी हो गई। मीम अफजल साहब, अब फिर डिबेट के बाहर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, मैंने ये भी कहा कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे डिबेट के बाहर चले जाते हैं, जब भी बोलने की बारी आती है तो कोई न कोई टोक देता है। नहीं विप्लव जी, अब देखिए, मुसलमानों की बात हो रही है, 15% मुसलमानों को भी अब आप उन पर झूठ बोल रहे हैं। विप्लव जी, आप मुसलमानों पर ही केंद्रित नहीं है ना, आप तो अब उसमें हिंदू भाइयों की बातें करने लगे, हिंदुत्व की बातें यहां भी करने लगे। ठीक है, नहीं, हम तो मुस्लिम की नहीं, बड़ी परेशानी हो रही है, यही असहिष्णुता है सर। भाई दिक्कत ये है कि आप हिंदू की बात तो हिंदू की कह कर लेते हैं, जब मुसलमान की बात आती है तो आप कहते हैं हम धर्म की बात नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये समझाओ ना हमको सर। हम तो भारतीयों की बात कर रहे हैं। शाम तक आप हिंदू की बात करते रहते हो, जब बात मुसलमान की करने की आती है तो आप कहते हैं हम धर्म की बात नहीं करते। सबका साथ सबका विकास, भाई कौन सा लहजा है, कौन सी जुबान है, कौन सा तरीका है, ये समझाइए ना मुझे आप। नहीं, ठीक है, अब देखिए, इस बहस में नहीं जाएंगे। हिंदू की बात करिए, आप हिंदुस्तान की बात करिए। ख्वाजा साहब, इस बहस में नहीं जाएंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी, सुनिए, आप इस प्रकार की बहस, भाई हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तानियों की बात करो, भारत की बात करो, भारतीयता की बात करो, राष्ट्र की बात करो, राष्ट्रीयता की बात करो। हिंदू की बात क्यों करते हो? मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम नहीं कहते मुसलमान की करो, हम कहते हैं हिंदू की। देखिए, बात तो हम ही हिंदुस्तान की बुनियादी रूह के खिलाफ है। ठीक है ख्वाजा साहब, ठीक है, बात हो गई। विप्लव, बात हो गई, मैं फिर आता हूं। बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे। अब्दुल हफीज गांधी जी, कांग्रेस, अब जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अब हाथ पैर 2019 के लिए मारने लगी और चुनाव मूड में एक तरह से आ गई हैं। लेकिन अगर यूपी की हम बात करें, अब समाजवादी पार्टी, अब ये कहा जा रहा है कि वे बीएसपी ये इत्तेहाद करेंगे और कांग्रेस को सिरे से ही एक तरह से खारिज किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपका अबू रहर साहब, आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये रीजनल पार्टीज हैं और ये रीजनल पार्टीज काफी स्ट्रांग हैं। इस देश के अंदर 18 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती है बीजेपी को या एनडीए को, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश,
बिहार और भी जहां पर रीजनल पार्टीज काफी स्ट्रांग हैं, तो हम समझते हैं कि जहां पर रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हैं उनको ये मौका देना चाहिए कि वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें हरा सके। और आपने ये देखा भी है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलायंस उभर रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो जो बीजेपी की 71 सीटों की जो टैली है वो बहुत नीचे आ जाएगी अगर इस अलायंस को मौका मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम समझते हैं जो जहां पर ताकतवर है वो वहां पर टक्कर दे बीजेपी को, और ये मुनासिब होगा। यानी कांग्रेस को सिरे से ही खारिज कर रहे हैं अब्दुल हफीज। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत जगह पर, देखिए हम समझते, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो जहां पर स्ट्रांग है उसको मौका मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि रीजनल पार्टीज इतनी ताकतवर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो एनडीए या बीजेपी को पूरी ताकत के साथ टक्कर दे सकती हैं। ठीक है, मीम अफजल साहब आपका जवाब लूंगा इस पर, लेकिन मैं महेश तपासे से भी ले लेता हूं कि वो भी एक रीजनल पार्टी से आते हैं, बल्कि कांग्रेस कैडर से ही वो लोग टूट कर गए हैं। महेश तपासे जी, क्या लगता है, जिस तरह से अब्दुल हफीज गांधी जी कह रहे थे कि भाई रीजनल पार्टियों की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग ताकत होती है? जी बिल्कुल, रीजनल पार्टियों की अपनी ताकत है, अपनी अलग पहचान है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जब सेक्युलर कांग्रेस के साथ हमारी सीटों का बंटवारा हो तो अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग रीजनल पार्टियां हैं उनकी ताकत के अनुसार उनको वहां की सीटें दी जाए। मैं विप्लव जी को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से हम सब निकल के बाद में हमारी एनसीपी पार्टी की निर्मित हुई, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कांग्रेस ने इस देश की जनता को धर्म या जात को बांट के कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति की। इस देश की आज़ादी में हिंदुओं के साथ मुसलमान भाइयों ने भी खंदा से खंदा मिला के ब्रिटिशों के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की है। और उस कांग्रेस पार्टी में जहाँ पे जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो कमेटी में इनको बुलाया गया, उस कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी मेरे ख्याल से कितने 1885 के आसपास वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, रहमतुल्लाह सयानी जी उसके बाद में अध्यक्ष हुए। तो ऐसा कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ये कांग्रेस में कभी देखी नहीं गई। ये जो इफ्तिकार साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि जितनी प्रगति होनी चाहिए थी 60 सालों में अल्पसंख्यक समाज की शायद उतनी ना हो पाई, लेकिन जो 4-4.5 सालों में जितनी अधोगति इस देश के अल्पसंख्यक समाज की हुई है, इस देश के लोगों के अंदर जो कम्युनल पोलराइजेशन की जो राजनीति की फूट की राजनीति पिछले 4.5 सालों में हुई है, ये इसके पहले 60 साल में कभी नहीं हुई। ठीक है, मीम अफजल साहब आप अपना जवाब दे दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, जो रीजनल पार्टियां हैं, तो कांग्रेस को एक तरह से सिरे से ही खारिज कर रही कि भाई जो उनके इलाके हैं वहां पर कांग्रेस ना आए तो बेहतर रहेगा। देखिए, गांधी जी ने बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जी। मैं उनकी इत्तला के लिए अभी अभी बता दूं जी कि आज दोपहर में ही प्रोफेसर गोपाल साहब ने बयान दिया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उनसे पूछा गया कि भाई कि आप जी तो क्या आप जो है कोई गठबंधन बना रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल 100% गठबंधन बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर तय करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बनेगा। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, गांधी जी को खास तौर पर मैं बता दूं, 2009 में कांग्रेस को 11 सीट मिली थी पार्लियामेंट की। 2014 में हम हार गए थे, 2009 में हमको 21 सीट मिली थी, और 2004 के अंदर हमको सीट मिली थी 11, और 2014 में हमको 2 सीट मिली थी, समाजवादी को 5 सीट मिली थी, और बीएसपी को कोई सीट भी नहीं मिल पाई थी। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है, ना तो आपने कहा है ना आपके किसी लीडर ने कहा है। इसलिए मैं इसको खारिज करता हूं कि हमको कोई बिल्कुल खारिज करके चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरे, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका बहुत महत्व है आज की इस पॉलिटिक्स में, उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जहां जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हम अलायंस करेंगे। जहां कांग्रेस का अलायंस हो सकता है वो कांग्रेस करेगी, जहां कोई दूसरी पार्टियों का अलायंस हो सकता है वो जरूर करेंगी। अगर हम कहीं नहीं हैं तो हम भी नहीं करेंगे,
लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि हम हैं या नहीं हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है, अभी तक हमने इस अलायंस को लेकर के कोई नेगेटिव बात हमने या हमारे किसी प्रवक्ता ने या हमारे किसी लीडर ने अभी तक नहीं की है। मैंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी है जी कि हम 2004 में 11 जीते थे, 2009 के अंदर हम 21 जीते थे, 2014 में हम सभी की हालत खराब हो गई थी और हम सभी लोग बुरी तरह से हार गए थे, तो 73 सीटें आई थी। लेकिन अगर देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी और उसके अलावा भी एक आध छोटी पार्टियां हैं, अगर इन सबको मिला के लड़ा जाएगा चुनाव तो आप यकीन करिए कि टैली बिल्कुल उल्टी होगी। 73, 74, 75 सीट हम सबकी होंगी और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। अगर हम डिवाइड होकर लड़ेंगे तो इस बात को कभी मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की पीक जब थी पॉपुलैरिटी की, तब 31% वोट मिला था और 69% वोट जो अपोजिशन का था वो बुरी तरह से डिवाइड हो गया था। अगर बुरी तरह डिवाइड होगा तो हमारा असर फिर वैसा ही होगा, और अगर हम कम डिवाइड होंगे तो हमारा उससे असर बेहतर होगा, और अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई ताकत दोबारा से पावर में नहीं ला सकती। इसलिए आपको प्रायोरिटी तो तय करनी ही पड़ेगी, हम सबको तय करनी पड़ेगी कि हमको भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक फॉर्मूला तय करना होगा कि भाई किस तरह से भी इस चुनाव में जाना है। सब चीजों को लेकर के जफर महमूद साहब है जी, तो इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जफर महमूद साहब और ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास भी आता हूं। जफर महमूद साहब, बहुत मुख्तसर में कि भाई क्योंकि आज हम कांग्रेस और मुसलमानों के रिश्ते की बात कर रहे हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस याद करती है मुसलमानों को, लेकिन क्या जफर महमूद साहब ये सच्चाई है, क्या इसे आप भी मानते हैं कि मुसलमानों के इश्यूज पर कांग्रेस बहुत खुलकर नहीं बोलती? भाई उन्हें अपनाना भी चाहती है, उन्हें अपना रिवायती वोट बैंक भी समझती है, लेकिन उनके इश्यूज पर खुलकर नहीं बोलती जिस तरह से बोलना चाहिए, जिस तरह से अपना हक जताती है। जी आपकी बात मैं समझता हूं कि खुलकर ना बोलने पर यह हाल है कि तुष्टीकरण का नारा लगाया जाता है जी। ना बोलने पर तुष्टीकरण, हर वक्त कांग्रेस को बताया था कि मुसलमानों की पार्टी है, यह सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो आप ये जरा अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये बहस में मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम बोलने पर यकीन नहीं रखते, जब आप अपना हक जताते हैं मुसलमानों पर तो उनके इश्यूज पर खुलकर क्यों नहीं बोल सकते हैं मीम अफजल साहब? हम कोई हक नहीं जता रहे, गलत। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई हक नहीं जताते हम, उनका हम पर हक है, हमारा उन पर हक नहीं है, हमारा किसी पर भी कोई हक नहीं है। हम अगर सरकार चलाते हैं, अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारा हक समझेंगे, हमको दोबारा से लाएंगे। ठीक है, यही नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। महमूद साहब से किया था, और हम कभी भी किसी एक वर्ग के लिए सरकार नहीं चलाते जी, जैसा कि मौजूदा सरकार चल रही है। ठीक है जफर महमूद साहब। जी 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 मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि एक्चुअली जो मुल्क का माहौल था पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होना शुरू हो गया था। शुरुआत तो हुई थी लेट 1980s से, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वर्कअप होना शुरू हो गया वो, उसके बाद फिर गुजरात राइट्स हुए वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से फिर माहौल जो है चूंकि ख़राब होना शुरू हो गया, इस वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी वो थोड़ा डरने लगी। हालांकि उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको अपने मुद्दे पे कायम रहना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो डरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता किसी ये होकर के सॉफ्ट हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं वो करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि ज़ाहिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो अगर अब उनकी समझ में बात आ गई है कि नहीं, हमने गलत काम किया, हमें जो है अपने जो हम समझते हैं कि सही बात है उस पर हमें कायम रहना चाहिए। ठीक है। और अब वो में उस तरफ बढ़ रहे हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या वाकई में जो बातें जफर साहब ने कही, क्या सच्चाई यही है? बिल्कुल। देखिए, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, मिसेस इंदिरा गांधी
हर 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में शंकराचार्य जी के पास जाया करती थी, मगर उस जमाने में इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती थी। आज क्योंकि सियासत हर चीज में हिंदू मुस्लिम की चल रही है, लिहाजा ढूंढते फिर रहे हैं कौन से मंदिर में कौन गया और कौन से दरगाह में कौन गया। तो ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हर शख्स जो है मजहब के तौर पर अपनी आजादी है उसकी। अगर राहुल गांधी हिंदू हैं और वो मंदिर में जा रहे हैं तो इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। अगर नरेंद्र मोदी जी जो है वो हिंदू की हैसियत से मंदिरों में जा रहे हैं, सराखों पे जरूर जाएं। तो ये मेरी नजर में ये कोई इशू नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूं बुनियादी, आपके प्रोग्राम में खत्म होने से पहले, वो ये है, बिल्कुल देखिए, मेरी गुजारिश, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, बस आखिरी मैं तजियाकार के तौर पर 2 बातें कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। कांग्रेस से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि कांग्रेस जो है, सुन लीजिए बात, कांग्रेस जो है वो जिस आइडियोलॉजी पर, जिस नजरिए पर कांग्रेस बनी थी, उसी नजरिए के साथ कांग्रेस पूरी ईमानदार रहे। उसी नजरिए के साथ जितनी कांग्रेस ईमानदार रहेगी उतना ही कांग्रेस का मुस्तकबिल रहेगा। और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस का मुस्तकबिल जो है, ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम हैं। और कांग्रेस को किसी तरीके से भी डरने की या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो सबकी बात करें और खुल के बात करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के मुसलमान को मायूस किया है। आपने जो बातें, आपको 4.5 साल मिले थे, 6 महीने बाकी हैं। आपको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बजाय इसके कि आप हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को जोड़ पाते, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ठीक है, आपको समय देखिए नहीं दे सकता हूं, इख्तियार किया। बिल्कुल विप्लव, देखिए मैं समय नहीं दे, वक्त पूरा हो चुका है। नया साल बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इंशाल्लाह नए साल के साथ, नए डिबेट के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जफर महमूद साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जयराम विप्लव जी, मीम अफजल साहब, महेश तपासे जी और अब्दुल हफीज गांधी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ 2018 के आखिरी डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।